सर, बाहर एक लड़की आई है। बेचारी को सर छुपाने की जगह चाहिए। शरीफ घर की लगती है। गार्ड की सूचना पर हामदान शाह बंगले के मुख्य दरवाजे तक आया। वह सिर झुकाए खड़ी थी, सिर से पांव तक चादर में लिपटी हुई। मुझे अपना चेहरा दिखाओ, ऐसे किसी अनजान औरत को घर में नहीं घुसा सकता। वह ठंडे लहजे में बोला तो लड़की ने तुरंत आदेश की तामील की। उसके इतना बेदाग हुस्न को देखकर वह अपनी जगह पत्थर रह गया। भूरी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, दूधिया रंगत। ठीक है, अंदर आ जाओ, आज से तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, वह सरसरी लहजे में कह गया, सिर्फ उसका दिल रखने के लिए। मगर अगले दिन रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से जब वह अपने बिजनेस डेलीगेट को चाय पिलाने घर लाया तो हर तरफ लजीज खाने की खुशबू फैली हुई थी। रात की तारीकी बढ़ती जा रही थी। गांव की हदों से दूर आने वाले जानवरों की आवाज़ें तेज हो रही थीं। वह शॉल कंधों पर डाले बस भागती जा रही थी। इतना दूर जाना था कि गांव के लोग उसकी खुशबू तक न पा सकें। सांसें बिखरने लगीं। सड़क पर पहुंचकर उसने पलटकर एक आखिरी नज़र डाली। जर्द रंग के शरारे में वह मायों की दुल्हन न जाने किस मजबूर दिल से यह कदम उठा चुकी थी। सड़क किनारे वह बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गई। उसे यहाँ से निकलना था। हर हाल में गांव की हदों से बाहर जाना था। रात के उस पहर किसी भी गाड़ी का मिलना लगभग नामुमकिन था, इसलिए उसे फज्र तक वहीं रुकना था। डर और बेहिसाब खौफ ने उसके होंठ सूखा दिए थे। प्यास की शिद्दत से वह मरने के करीब थी। उस रात उसने सोच लिया था कि यह उसकी आखिरी रात है। या तो डर से उसका दिल फट जाएगा या दिमाग की नस, और अगर पकड़ी गई तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वह खुद को सबसे बदनसीब समझती थी, मगर शायद उस रात उसकी खुशकिस्मती ने उसका साथ दिया। वह फज्र तक वहीं रही, और सुबह होने से पहले एक शहर जाने वाली बस वहां से गुजरी तो वह तुरंत सड़क पर आ खड़ी हुई। कंडक्टर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने उसे बस में बैठा लिया। अंदर कुछ लोग थे जिनमें 2-3 औरतें भी थीं। उसका हाल देखकर सबने हैरानी से देखा, मगर वह खुद को शॉल में छुपाकर चुपचाप सीट पर बैठ गई। बस चल पड़ी और उसने आंखें बंद कर लीं। मगर तभी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। अमजद भाई, खुदा का वास्ता है, मेरा सौदा मत करो। बकवास बंद करो, तुम्हें पता है सेठ अयाज तुम पर मरता है। यह सब सुनकर वह कांप उठी। अमजद ने उसे धक्का दिया था और उसे सेठ अयाज से निकाह के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो इलाके का सबसे बदनाम और लंपट आदमी था। 5 साल पहले माँ की मौत हो गई थी। बाप पहले ही छोड़ चुका था। फिर अमजद और उसकी बीवी रुकैया के जुल्म बढ़ते गए और उसकी जिंदगी घुटती चली गई। पढ़ाई का सपना भी टूट चुका था और वह अब हालात के हाथों मजबूर एक बेबस लड़की बन चुकी थी। माँ के गुजर जाने के बाद अमजद और रुकैया पूरी तरह उस पर हावी हो गए थे, और फिर रुकैया ने हर वह जुल्म किया जो किया ही नहीं जाना चाहिए था। वह सारा दिन गधों की तरह काम करती और साथ में रुकैया की मारपीट भी सहती रहती। लेकिन अब आकर रुकैया ने अमजद को वह सुनहरे सपने दिखाए थे जिनका शिकार वह अपनी ही बहन को बनाना चाहता था। अपने ऐशो आराम के लिए वह उस बहन की कुर्बानी देने को तैयार था जिसके अलावा उसका और कोई नहीं था। इज्जत बचाने के नाम पर और शायद नाम की यह शादी अयाज मलिक से तय कर दी गई थी, लेकिन वह जानती थी कि हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी होगी। अयाज मलिक अब तक लगभग 5-6 लड़कियों से निकाह कर चुका था, जबकि शरीयत में 4 की ही अनुमति है, और वह हवस का पुजारी पैसों में डूबे लोगों की ज़रूरतें पूरी करके उनके घरों से उन खूबसूरत परिंदों को ले जाता था जिन्हें कैद करके ऐसे अजाब में डालता था जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं होता। आज रात उसकी मायूं थी। यह उसकी जिंदगी की सबसे भारी रात थी। उसे अयाज मलिक के नाम की मेहंदी लगा दी गई थी और वह काफ़ी देर तक कोई रास्ता तलाशती रही। पिछले 5 दिनों से उसे कमरे में बंद रखा गया था ताकि वह बाहर न निकल सके और किसी को इस हालत की खबर न दे सके। उसकी भाभी बस यही चाहती थी कि वह जल्दी से जल्दी रुखसत होकर अयाज के घर चली जाए ताकि बदले में अयाज उन्हें उन कुछ एकड़ ज़मीन का वादा पूरा कर दे। उसने बहुत मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। इसलिए उसे वह कदम उठाना पड़ा जो सबसे खतरनाक था, मगर मजबूरी में उठाया गया वह कदम टाला भी नहीं जा सकता था। रात के अंधेरे में वह अपने कमरे की खिड़की से कूदते हुए और फिर टूटी फूटी दीवार फांदकर उस घर की सीमाओं से आज़ाद हो चुकी थी जहां से आज़ादी मौत को चुनौती देने के बराबर थी।
बिना पीछे देखे वह भागती चली गई। उसे यकीन था कि अमजद और रुकैया सुबह तक उसका पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वह डरी हुई चिड़िया थी जो शिकार के पंजों से निकल चुकी थी। उसे हर हाल में नज़मा खाला तक पहुंचना था, जो उसकी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी, और अक्सर वह माँ के साथ उनसे मिलने जाया करती थी। नज़मा अपनी जिंदगी शहर में गुजारती थीं और महीने में कुछ दिन गांव आकर अपने भाइयों के पास रहती थीं। लोग कहते थे कि वह शहर की किसी बड़ी हवेली में काम करती हैं और वहाँ के लोग उन्हें इज्जत देते हैं, इसलिए वह अपना जीवन उसी के नाम कर चुकी थीं। उसे सबसे पहले नज़मा के पास ही पहुंचना था, फिर वह उसे किसी ट्रस्ट या यतीम खाने के हवाले कर देती। उसे इसकी परवाह नहीं थी, बस हर हाल में उसे नज़मा तक पहुंचना था। 2.5 से 3 घंटे की लंबी यात्रा के बाद बस कंडक्टर ने हल्के से उसका कंधा हिलाया और कहा कि बेटा उठो, शहर आ गया है। उसने लाल आंखें खोलकर उसे देखा, दुपट्टे में बंधे पैसों में से एक नोट दिया और अपना सामान लेकर उतर गई। उसे नहीं पता था आगे कहाँ जाना है, बस हाथ में पर्ची पर नज़मा खाला का पता लिखा था और उसे उसी पते तक पहुंचना था। रास्ते में लोगों की घूरती निगाहें, लड़कों की छेड़छाड़। उसने दुपट्टा कसकर चेहरे पर लपेट लिया और सिर्फ आंखें बाहर रखीं। वह पहली बार इस तरह के भीड़भाड़ वाले माहौल में आई थी और माँ की कमी उसे हर पल महसूस हो रही थी। दिन बहुत लंबा था। वह भटकती रही, कभी किसी से पूछती, कभी किसी से मदद की गुहार करती, थोड़े पैसों से खाना खाया और अंत में शाम के समय एक रहमदिल रिक्शा वाले ने उसे शाह हवेली तक पहुंचा दिया। यह खाला नज़मा की रिहायश थी, मतलब वह यहाँ रहती थी। एक ढांस सी मिली और रिक्शे से उतरते हुए उसने हैरानी और डर की मिली-जुली नज़रों से उस बड़ी शानदार हवेली को देखा, जो इतनी बड़ी थी कि शायद इतना बड़ा तो उनका गांव भी नहीं था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। आगे बढ़कर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। गार्ड ने हैरानी से उसे देखा। नकाब में मलबूस लड़की कंधे पर बैग डाले इंतजार भरी नज़रों से उसे देख रही थी। बीबी, किससे मिलना है? उसकी कठोर आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसने सिर झुका लिया। नज़मा खाला से। वह कुछ देर अजीब नज़रों से उसे देखता रहा और फिर उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी और वह अल्लाह का नाम लेकर हवेली में दाखिल हो गई। वह नहीं जानती थी नज़मा अब तक जिंदा होगी या नहीं, उसे यहाँ मिल पाएगी या नहीं, लेकिन इस किस्मत को आजमाने में क्या हर्ज था। कहा जाता है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मुश्किल से निकलने के लिए अगर एक कदम उठा लिया जाए तो अगला कदम आसान हो जाता है और फिर खुदा रास्ता बनाता चला जाता है। वह नज़मा खाला के सामने खड़ी होकर नम आंखों से उन्हें देख रही थी और फिर आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। न जाने कितने सालों बाद कोई गांव से उनकी खबर लेने आया था। घुटनों के तेज दर्द ने अब उन्हें इस काबिल नहीं छोड़ा था कि वह सफ़र कर सकें, और फिर किसी ने पलटकर भी उनकी खैर खबर नहीं ली थी। लड़की को गले से लगाकर उन्होंने नरमी से उसके माथे को चूमा। कैसी हो मेरी बेटी? उसे लगा जैसे वह अपनी माँ से मिल रही हो। वह बस सिर झुकाकर रोती रही। नज़मा ने उसे सर्वेंट क्वार्टर के छोटे से कमरे में बैठाया और दोनों पर एक अजीब सी कैफियत छाई रही। काफ़ी देर बाद उसने धीरे धीरे नज़मा को सब कुछ बताना शुरू किया और वह हैरानी से गुमसुम बैठी रह गई। उन्होंने कहा, तुमने अच्छा किया जो यहाँ तक चली आई। रिश्तों में अब वह एहसास नहीं रहा। मैं चाहती हूँ तुम यहीं रहो, मैं साहब से बात कर लूँगी। उस रात वह पहली बार सुकून से सोई, जैसे उसके सिर पर माँ का साया हो। अगली सुबह नज़मा वहाँ नहीं थी। कुछ देर इंतज़ार के बाद वह वापस आई और नाश्ता रखकर कहा कि काम कर लेना, और फिर वह उसे हवेली के बारे में बताते हुए पूछती रही। पता चला कि हवेली में सिर्फ हमदान शाह रहता था, जिसके माता पिता एक हादसे में गुजर चुके थे, बहन विदेश में थी और वह अकेला था। गांव में उसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं, जिससे वह डरती थी, लेकिन मजबूरी में वह वहां आ चुकी थी। लगभग 10 बजे वह नज़मा के साथ हवेली पहुंची और इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद सीढ़ियों से एक शख्स उतरता दिखा। नीली 3 पीस में, सलीके से बाल बनाए हुए, वह किसी शहजादे जैसा लग रहा था। वह उसकी खूबसूरती देखकर ठिठक गई। वह आकर नाश्ते की मेज़ पर बैठा। नज़मा ने जल्दी से नाश्ता रखा। शायद अंदर के सारे काम नज़मा ही करती थी। उसने बिना देखे कहा, जी कहिए। फिर नज़मा ने कहा, साहब एक छोटी सी गुजारिश है। वह लड़की दूर बैठी थी, शॉल से खुद को ढके हुए, नकाब में। जैसे ही नज़मा ने कहा, इधर आओ, उसने मुड़कर उसे देखा।
चेहरे का कोई भी नक्श स्पष्ट नहीं था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं और सामने वाले को उन बादामी आंखों को देखने में भी कई पल लग गए। वह धीरे धीरे उठकर नज़मा बी के पास आकर खड़ी हो गई और उस पर बस कुछ देर नज़र डालने के बाद वह फिर से नाश्ते में लग गया। शाह साहब, इसके पास सर छुपाने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। समझिए, यह मेरी भांजी है। मैं इसे अपने पास रख लूंगी, कामकाज में भी मेरी मदद करेगी। कोई अलग से तनख्वाह की डिमांड नहीं है। नज़मा ने सलीके से बात की। उसने जूस का गिलास उठाकर होठों से लगाया और एक नज़र फिर उस झुकी नज़रों वाली लड़की की तरफ देखा। कहाँ से आई हैं आप? वह सीधे उसे संबोधित कर रहा था, जबकि होंठों को तर करते हुए उसने हकलाते हुए जवाब दिया, गांव से। और साथ ही उसने अपने दुपट्टे के पल्लू को ठीक किया। वह समझ सकता था कि वह उस समय कितने डर में है। ठीक है, आप इसे काम के लिए यहाँ रख सकती हैं, और अगर काम के अलावा भी अपने पास रखना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वह अब नाश्ते की मेज से उठ चुका था। टाई ठीक करते हुए कोट उठाकर बाजू पर डाल लिया और बिना ज्यादा बात किए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वह देर तक उसकी पीठ को देखती रही और उस दिन बिना किसी डर के उसने नज़मा के साथ पूरा घर का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे नज़मा को एहसास हो गया कि यह लड़की उनके लिए बहुत सहारा बन सकती है। 2-3 दिन बीत चुके थे और आश्चर्य की बात थी कि अमजद अभी तक उसके पास नहीं आया था। शायद वह डर में था या उसे पता नहीं चल पा रहा था कि वह कहाँ चली गई है, लेकिन उसके लिए यह सुकून की बात थी। वह शांति से काम कर रही थी। पहले दिन झिझक थी, दूसरे दिन उसने काम में और सुधार कर लिया था। एक शाम हमदान बाहर से खाना खाकर आया। नज़मा ने उसे बता दिया था कि जब उसे खाना हो तो पहले बता दिया करे। वह शाम बेहद खूबसूरत थी। आसमान पर बादलों ने घेरा डाल लिया था। नज़मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने आराम करने को कहा और सारा काम वह खुद संभालने लगी। उसने खाना मेज़ पर लगाया और हमदान ने चुपचाप खा लिया। नज़मा को दवा देने के बाद वह डायरी लेकर बाहर आ गई और दुपट्टा ओढ़कर हवा में टहलने लगी, जबकि किसी को पता नहीं था कि बालकनी में खड़ा व्यक्ति उसे देख रहा था और उसकी नज़रें उससे हट ही नहीं रही थीं। हवा में उड़ते उसके बाल, सादा सा अंदाज और उसकी मौजूदगी ने उसके भीतर एक अजीब हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि आज तक कोई चेहरा उसके दिल को इस तरह प्रभावित नहीं कर पाया था। गुलजाना, उसका यह नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसका पिता पठान था और उसने पठानों जैसा ही हुस्न पाया था। यही वजह थी कि उसकी माँ ने उसका नाम भी उतना ही खूबसूरत रखा जितनी वह खुद खूबसूरत थी। गुलजाना। बुदबुदाते हुए वह हल्का सा मुस्कुराया और फिर खुद को डांटते हुए कमरे में चला आया। लेकिन सच यह था कि उस रात हमदान शाह ने बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि किसी की एक नज़र उसे इस तरह पागल कर देगी। अगली सुबह वह सामान्य रूप से तैयार होकर नीचे उतरा। नज़मा भी नाश्ते के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी, जबकि किचन से कामकाज की आवाज़ें आ रही थीं। नाश्ता करते हुए वह उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था, लेकिन उसने खुद पर ऐसे पहरे लगा रखे थे जैसे साबित करना चाहता हो कि वह कोई दिलफेंक आदमी नहीं है और न ही उसकी पसंद इतनी घटिया है कि वह घर के नौकरों पर फिदा हो जाए। कुछ था जिसने रात उसे अपनी गिरफ्त में लिया था, लेकिन सुबह तक वह उससे बाहर निकल आया था। नज़मा बी से उसने पूछा, क्या उस लड़की का कोई भाई या पिता नहीं है? और नज़मा ने उसे बताया कि उसका एक ही भाई है जो सौतेला है, और फिर पूरी कहानी संक्षेप में सुना दी। वह सिर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। अब उसकी उम्र शादी की है। मुझे लगता है आपको उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस हवेली में कुछ ऐसा हो जो मेरी रेपुटेशन खराब करे। कुछ वहम ऐसे होते हैं जो हकीकत बनने से पहले जन्म लेते हैं, और वही उसके साथ भी हुआ था। अगले कुछ दिनों तक वह उससे बिल्कुल अनजान रहा और फिर एक दिन शाम के समय घर लौटा। गाड़ी पार्क करते हुए उसने देखा कि वह लड़की बगीचे में बैठी पौधों से खेल रही थी, शॉल में लिपटी हुई, और उसी पल उसकी नज़र दूर खड़े शेरदिल पर पड़ी, जो उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। शेरदिल एक बलोच ड्राइवर था जो कई सालों से वहां काम कर रहा था। अचानक हमदान का गुस्सा भड़क उठा। उसने शेरदिल को बुलाया और उस पर झपट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेरदिल सफाई देता रहा, लेकिन वह नहीं रुका। तभी वह लड़की घबराकर दौड़कर आई और हमदान का हाथ पकड़ लिया। पल भर में उसका चेहरा सामने आ गया। नकाब हट चुका था और शॉल ढल चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी बादामी आंखें डर से भरी थीं। वह रोते हुए कह रही थी, खुदा के लिए इन्हें कुछ मत कहिए। लेकिन हमदान ने उसे झटक दिया और गरज कर कहा, नकाब करो और हवेली में जाओ।
वह भागकर अंदर चली गई और उसने शेरदिल को नौकरी से निकाल दिया, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन कमरे में आकर वह अपनी शर्ट उतारकर बिस्तर पर फेंकते हुए न जाने क्यों अपने बारे में ही सोचता रह गया। उसका ऐसा रिएक्शन बनता नहीं था। ठीक है, वह नौकर थे। शेरदिल उसकी तरफ देख रहा था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण इंसान को खींच लेता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह खुद को ही कोसता रहा। पर जो कभी अपनी माँ को हाँ में बदलने की कोशिश नहीं करने वाला व्यक्ति था, वह अब अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने जो किया सही किया। वह लड़की इतनी डर गई थी कि दोबारा उसे हवेली में सामने नहीं आई। शेरदिल ने नौकरी छोड़ दी और हमदान शाह ने खुद को और भी सीमित कर लिया। नज़्मा बी ने एक बार उससे माफ़ी भी मांगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं उनकी भी गलती थी। लेकिन उसने उन्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए चुप रहते हुए कह दिया कि उस लड़की को सर्वेंट क्वार्टर में ही सीमित रखें, खासकर जब वह हवेली में हो तो उसे सामने न लाया जाए। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद वह लड़की उसे हवेली में दिखाई नहीं दी, खासकर उन हालात में जब हमदान शाह मौजूद होता। ये उसके खुद के लगाए हुए नियम थे। वह नहीं चाहता था कि कोई लड़की उसे कमज़ोर बना दे या उसकी रेपुटेशन खराब हो। लेकिन धीरे धीरे यह मामला खत्म होने के बजाय और बढ़ता चला गया। शेरदिल ने बाहर जाकर उसके बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं। दुश्मनों के पास जाकर उस पर आरोप लगाने लगा कि उसने घर में एक लड़की को रखा है जिसे वह गलत कामों के लिए इस्तेमाल करता है। और भी ऐसी बातें फैलने लगीं जिससे उसकी छवि खराब होने लगी और लोग सवाल करने लगे। उस शाम वह गुस्से में घर लौटा। नज़्मा भी बीमार थीं, इसलिए वह चाय लेकर उसके कमरे में गई और उसी दिन के बाद उसने हवेली में पर्दा करना छोड़ दिया था। वह जैसे ही चाय रखकर पलटने लगी, हमदान शाह की तेज़ आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। किससे पूछकर तुम मेरे कमरे में आई हो? वह डर गई। कांपते हुए बोली कि नज़्मा बी की तबीयत खराब है, इसलिए वह चाय लेकर आई थी। लेकिन वह और भड़क गया और उसे बाहर जाने को कह दिया। वह रोते हुए बाहर चली गई। हालात और अफवाहें बढ़ती जा रही थीं, यहाँ तक कि उसकी दोस्त जैनिया ने भी कॉल करके यही पूछा। और फिर एक दिन उसने नज़्मा बी को बुलाकर कहा कि वह उस लड़की से निकाह करना चाहता है। नज़्मा हैरान रह गईं, लेकिन उसने साफ कहा कि यह पसंद की वजह से नहीं बल्कि अपनी बदनाम होती रेपुटेशन की वजह से है, और वह उसे वापस भी नहीं भेज सकता, इसलिए मजबूरी में यह कदम उठा रहा है। नज़्मा बी ने उसे समझाकर किसी तरह राजी किया और अंत में उन्होंने आकर बता दिया कि वह निकाह के लिए तैयार है। वो पहले भी इस हवेली की गुलामी करने के लिए तैयार थी और हमदान शाह की बीवी बनने के बाद भी इस हवेली की गुलामी के लिए राजी हो जाती। इसने बस चंद करीबी लोगों को ही बुलाया। इस शाम इसे नज़्मा बी को कपड़े देकर भेज दिया था। ना ही इसके बाद वो इसके सामने आई और ना ही वो इसकी शक्ल देख पाया। बस एक सादा सा निकाह था। इसकी जानिब से वारिस सिर्फ नजमा बेगम ही थी। ब्यूटिशियन अरसर के वक्त थी इसे तैयार करने के लिए आ गई। इसने शायद जिंदगी में पहली बार इतना महंगा लिबास पहना था जिसकी चकाचौंध ने इसकी आंखों को हैरान तो किया, लेकिन वो चमकते हुए जुगनू इसकी आंखों में नहीं जगमगा पाए, जो कि एक दुल्हन की शख्सियत का खासा होते हैं। नजमा भी इसे सहारा देकर हवेली के अंदर ले आई थी। आज वो हवेली में किसी और निस्बत से दाखिल हो रही थी। सामने सोफे पर हमदान शाह विराजमान था। जालीदार घूंघट को गिरा दिया गया। वो इसके पहलू में आकर बैठ गई। काजी साहब ने निकाह शुरू किया। बस इस वक्त इसे जो ठीक लगा इसने कर दिया। ये जज्बात में बहकर होने वाला फैसला नहीं था, बल्कि इसने बहुत सोचा था इस बारे में। ना ही दिल इस हसीन लड़की की कैद से आजाद हो पाया, और शायद सब लोग भी यही चाहते थे। अजाब और कबूलियत के मराहिल तय करने के बाद इसने नजमा बी को इशारा किया और वो इसे सहारा देकर हमदान के कमरे में चली गई। इस कमरे में इसे बिस्तर पर बैठना इसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो यूं मुकद्दर के सिकंदर बन जाएगी। नहीं नहीं, ये मुकद्दर का कोई ऐसा खेल था जो इसे मोहरा बनाकर नचाने पर तुला हुआ था, जिसका इख्तिताम क्या होता है वो इस बात से नावाकिफ थी। वो तुम्हारा शौहर है, ये रिश्ता जैसा भी हुआ, लेकिन इसे अपने लिए एक मुआवजा समझो। वो नरमी से इसे समझा रही थी। वो बस चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर बैठी रही। इसके पास कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं था। नजमा बी से समझा बुझाकर वहां से उठाकर चली गई थी, जबकि अपने कांपते हुए वजूद और अंदेशों के साथ वो वहीं बैठी रही। इसका दिल भला ये कैसे तस्लीम कर सकता था कि एक ऐसा शख्स जो इसके लिए आसमान पर चमकता हुआ चांद है, यूं बगैर बताए इसकी गोद में आग गिरे। ये एक ऐसा मौजज़ा था, इस पर यकीन नामुमकिन था। वो इससे इतनी खौफजदा थी कि अपना शरारा संभालती बिस्तर से उतरी और कमरे से बाहर निकल गई। इसे यूं लग रहा था जैसे वो कमरे में आने के बाद इस पर बरस से एक घर चीखेगा और इसे अपने सामने देखकर धुतकार देगा। जब काफी देर गुजरने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो खाली बिस्तर
मुंह चढ़ा रहा था, वो बेहद इसके चंद घंटों की दुल्हन गायब हो चुकी थी। वो हैरान रह गया, इससे 2 बार इसे पुकारा भी था, लेकिन वो गायब थी। शायद इससे इसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो भला ऐसे कैसे कर सकती थी? स्टोर रूम के अंधेरे कमरे में फर्श पर बैठी हुई मुसलसल सिसक रही थी। इस पर हमदान शाह का खौफ तारी था। अपने घुटनों पर सर रखे वो इतनी शिद्दत से रो रही थी कि मुकाबिल इसे देखकर ठटक कर रुक गया। वो इसे ढूंढने के लिए यहाँ आया था, लेकिन इसकी सिसकियों की आवाज सुनकर इसे इधर का रुख करना पड़ा। जो भी था, लेकिन सामने बैठी हुई लड़की का हुस्न इस पर जादू की तरह छाया था। हमदान शाह इसके मिटे मिटे मेकअप को देखकर यूं देखता चला गया कि गोया सख्ती की कैफियत आ रही हो। क्या सुहाग रात में हर दुल्हन अपने शौहर का इंतजार ऐसे करती है? ना चाहने के बावजूद वो नरमी से मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, जबकि इस शख्स को यूं मुस्कुराते हुए देखकर वो गोया पत्थर की हो गई। इसने आज तक इसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। इससे जितने दिन भी यहाँ हो चुके थे वो तकरीबन 15 से 20 दिन थे, लेकिन इन पर इसने एक बार भी खानदान हमदान शाह को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उठो, कमरे में चले। अब वो अपना हाथ बढ़ा चुका था, जबकि गुल के वजूद पर इतनी कपकपी तारी थी कि वो चाहने के बावजूद अपना हाथ इसकी जानिब नहीं बढ़ा पाई। गुले जाना पहली बार इसे यूं लगा था जैसे इसका नाम नहीं बल्कि फूलों की पत्तियां हो जिन्हें हवा में बिखेर दिया गया हो। पहली बार अपने सामने खड़े हुए शख्स को वो यूं साकित अंदाज में देख रही थी कि गोया इसके बगैर जीने का तस्वुर ही बेकार हो। गुल ने इसकी जानिब हाथ नहीं बढ़ाया था। वो भला किस तरह खुद को इसके खौफ से आजाद कर पाती। इसे हमदान शाह ने आगे बढ़ते हुए झुककर इसे अपने बाजू में भर लिया। गुले जाना ने अपनी सांसों को रोक लिया था। इसके सीने पर सर जमाए वो इसकी धड़कनों के इतना करीब थी कि ना सिर्फ इन्हें धड़कता हुआ सुन सकती थी, बल्कि एक अजीब सी बेकरारी जो कि मुकाबिल की धड़कनों पर मुसल्लत थी, इसके वजूद में सरायत करती जा रही थी। कमरे में इसे लाने के बाद इसने बिस्तर पर बिठा दिया। वो यूं ही साकित बैठी रही जैसे कांच की गुड़िया हो, कोई इंसान नहीं, जबकि वो इसके सामने बैठे हुए इसके हाथों को थाम चुका था। तुम जानती हो तुम्हारी जगह ये है, तो फिर वहां जाने का क्या मकसद था? वो आप जरा संजीदगी से पूछ रहा था। कुछ देर पहले वाला खुमार गायब हो गया। वो इसके जज्बात पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रही थी, और शायद वो यही नहीं चाहता था कि वो इसके सामने कोई दिल फेंक किस्म का मर्द साबित हो। इसके लिए जरा फासला बनाए हुए इसे देख रहा था। मुझे आपसे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा आहिस्ती से मनमनाते हुए वो कह गई, और मुकाबिल ने खींच कर इसे अपने करीब कर लिया। किस बात से डर लग रहा है तुम्हें? एक और वो इसकी सख्तियां। आपने मुझसे निकाह क्यों किया? बिल आखिर वो पूछ गई। वही सवाल जो उसके अंदर मचल रहा था। और अगर मैं ये सवाल तुमसे पूछूं तो तुमने भी तो मुझसे निकाह किया है। वो जरा सा शौक हुआ। मैं अगर आपसे निकाह ना करती तो कहाँ जाती? कितना दिल चाहता इसका कि वो कह देती कि इसे हमदान शाह अच्छा लगने लगा था, लेकिन मुकाबिल के सारे मूड का बेड़ा गर्क करते हुए वो इसे जुदा चुकी थी कि इसे से पनाह चाहिए। वो किसी मुहाफिज की तलाश में है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। काफी देर तक वो इसके चेहरे को देखता रहा, और फिर उठते हुए इसे हुक्म दे दिया कि वो कपड़े बदल कर सो जाए। अब इस घर में इसकी हैसियत हमदान शाह की बीवी की हैसियत है, इसलिए वो खुद को इसकी बीवी ही समझे, ना कि घर की मुलाजमा। और ये एहसास भी कुछ कम नहीं था। अगले 2 दिनों तक वो मुसलसल इसे इग्नोर करता रहा। वो नहीं चाहती थी, क्योंकि लेकिन वो बीवी होने के तमाम हकूक व फराइज पूरे कर रहे थे। इस रोज भी असर से पहले वो कमरे में दाखिल हुआ तो आईने के सामने खड़ी वो बाल सुलझा रही थी। हमदान खुद इसके लिए शॉपिंग करके आया करता और इसके लाए हुए कपड़ों में अच्छी तैयारी कर लेती। वो इसे देखते हुए इसके करीब आ गया और नरमी से इसकी पुष्ट पर हाथ बांध लिए। इतने दिनों के बाद वो पहली मर्तबा इतना रोमांटिक हो रहा था कि जबकि मुकाबिल की सांसें वहीं थम सी गईं। इसमें तुम्हें बताया है कि शौहर के आने से पहले यूं तैयारियां पकड़ते हैं? इसके सवाल पर गुल ने मासूमाना निगाहें मोड़कर इसे देखा था। किसी ने नहीं, मैं तो वैसे ही। जबकि मुकाबिल ने नरमी से इसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। तुमसे दूर रहना बबाले जहां है, तुम बहुत खूबसूरत हो। इसके बालों को संवारते हुए वो गोया किसी खुमार में लग रहा था, और फिर नरमी से इसे करीब करके पूरे हक से इसके लबों पर अपने लब जमा दिए। इतने दिन वो इसे दूर रहा, न जाने क्यों बेवजह सी पाबंदियों ने खुद पर डाल रखी थी। वो इसे अपने करीब नहीं आने दे रहा था, न जाने क्यों। एक अजीब सा एहसास था, एक बदगुमानी सी कि भला वो इतना दिल फेंक कैसे हो सकता है। एक मामूली सी लड़की जो पनाह के लिए इसकी हवेली आए और इस पर मर मिटे। लेकिन जिस रोज इसे एहसास हुआ कि मोहब्बत यूं ही हो जाया करती है, इसके लिए चंद दिन मखसूस होते हैं जिन पर अपना पहरा जमाते हुए वो इन्हें अपनी जिद में ले लेती है। ना फिर तड़पा जा सकता है और ना ही मशला जा सकता है। तब सिर्फ महबूब को मोहब्बत के बारे में आगाह किया जाता है, इसे अपने करीब रखा जाता है। और इस वक्त भी गुल के लिए बेताबियां पैदा करते हुए वो इसके लबों से इसकी गर्दन तक आया, और फिर हमदान के लब इसकी कमर पर सिरकते चले गए। वो बेबस हो रही थी। दोनों के दरमियान मौजूद नजदीकियां कम होती जा रही थी, और वह इसे मुसलसल अपनी लपेट में ले रहा था। अब नाराज है मुझसे? इसने हल्की सी सरगोशी से पूछ लिया।
हाँ, नाराज हूँ, वो कहते हुए इसे परेशानी में मुब्तला कर गया। किस लिए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए तो नाराज हो कि तुम कुछ करती नहीं हो। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, मेरी नाराजगी को खत्म करो। तुम्हें पता है बीवियां शौहरों की नाराजगी को किस तरह खत्म करती हैं? और इसने फौरन नफी में सर हिला दिया। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ किस करो मुझे। अब वो अपने लबों पर हाथ रखता शोखी से आंखें मटकाते हुए बोला और दहेलते हुए दिल के साथ वो फौरन दूर हो गई। मैं कैसे? इस लम्हे वो इसे इतनी मासूम लगी कि वो जा बजा इस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करते इसके वजूद में उतरना चला चा गया। बस एक इत्मीनान था, एक सुकून था, एक जायज रिश्ते का असर कि वो इसकी नस नस में समाता जा रहा था और वो इसे सामान दे रही थी। दोनों एक दूसरे में यूं गुम हो चुके थे कि गोया इन दो के अलावा कोई तीसरा कभी रहा ही ना हो। और यही तो असर होता है चंद रिश्तों का, जो बहुत हसीन होते हैं और जो हम पर असरअंदाज होकर हमारे तमाम मसाइल का हल बन जाते हैं। अगली सुबह वो बेदार हुई तो हमदान की बाजुओं में बिखरी हुई थी। अपने वजूद पर इसकी शर्ट देखते हुए सुर्ख चेहरे के साथ वो फौरन उठी, लेकिन हमदान ने खींचकर इसे दोबारा सुला दिया। मुझे उठने दें प्लीज। वो हल्का सा मिनमिनाई, लेकिन मुकाबिल ने करीब होते हुए इसकी खुशबूदार बालों में अपना मुंह छुपा लिया था। इसने ना ही कभी पूछने की कोशिश की कि वो कौन है और ना ही वो इसके माजी को जानने में कोई दिलचस्पी रखता था। इसके लिए बस वो लड़की अजीज थी। अभी मैं सोना चाहता हूँ, अभी कुछ देर सोई रहो। मैं इतनी देर नहीं सो सकती प्लीज, वो इल्तिजा कर रही थी और हमदान ने सुर्ख आंखें खोलकर इसे घूरा। शौहर के साथ भी नहीं, जबकि वो लाजवाब होकर नजरें झुका गई। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, वो इसके लिए मुश्किलात बढ़ा रहा था। रात इसकी शिद्दतों के बाद अब इसके सवालात, वो तो बस फरार चाहती थी। जी बहुत अच्छे लगते हैं आप, बेख्तियारी में जल्दी जल्दी कहते हुए वो इसे खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर गई। कब से अच्छा लगता हूँ? इसने दूसरा सवाल दावा और वो बेबस हो गई। मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे जाने दे, जबकि वो इसकी करवट बदलते हुए इसे अपने ऊपर साया फगन कर गया। नहीं, इसके बारे में तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कब से अच्छा लगता हूँ। तभी जान छोड़ूंगा तुम्हारी। वो भी बजिद था, तब से अच्छे लगते हैं जब से मैंने आपको देखा है। लेकिन आप बहुत अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि अब आप मेरे हैं। और वो इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वो लड़की जितनी सादा थी, इतनी ही शगाफ थी। बगैर किसी इजाफी फिल्टर के, बगैर किसी मसनूई मासूमियत के, वो शफाफ थी आईने की तरह। और इसे यकीन था इसके साथ गुजरी हुई जिंदगी भी बहुत हसीन रहेगी। हमदान के साथ गुजरा वो हफ्ता इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हफ्ता था। वो नहीं चाहती थी कि खुदा इस पर क्यों इसके लिए इस कदर मेहरबान हुआ है। इसने कौन सा ऐसा अमल किया था जो कबूलियत का बायस बन चुका है। हर शाम वो मोहब्बत बनकर इस पर निछावर होता और वो हर सुबह इसके साय में बेदार होती। बेतातियां मोहब्बत और दिलकशी अपने उरूज पर थी। जब इस रोज अचानक शाह हवेली में अमजद नमूदार हुआ और अमजद को देखते हुए वो साकित रह गई। सुबह इसे घर में मौजूद ना पाकर वो तो बौखला गया था। साथ अयाज से कुछ पैसे भी ले लिए थे, जिसकी वजह से सेठ अयाज ने इसे अपने डेरे पर बंद कर दिया था। काफी हंगामों के बाद बिलाखिर वो इस तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। रुकैया भी इसके साथ ही थी। प्याला तो गार्ड्स ने इन्हें अंदर आने नहीं दिया, लेकिन इसने इतना वावेला किया कि मजबूरन इन्हें अंदर भेजना पड़ा। अंदर नजमा बी से वो पूछ पूछ कर रहा था। जब शोर की आवाज सुनकर गुल बाहर आई और इन दोनों को वहां देखकर साकित रह गई थी। हमदान इस रोज छुट्टी पर था। इसकी एक जरूरी मीटिंग थी जिसके लिए इसे 2 बजे के बाद जाना था। गुल को वहां देखकर अमजद आगे बढ़ा और इसे बाजों से पकड़ लिया था। बदकिरदार लड़की, किस यार के साथ तुम मेरे मुंह पर स्याही लगाकर मेरे घर से निकल आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और रुकैया भी जहर आलूद नजरों से इसे देखते हुए न जाने क्या कुछ कह रही थी। रुकैया तो इसके रंग ढंग देखकर हैरान थी। वो हसीन तो पहले ही थी, लेकिन इस वक्त इसका हुस्न जानलेवा था। जिस्म पर ब्रांडेड सूट और रंग ढंगी निराले थे, तो रुकैया कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी? कौन से अमीरजादे को फांस रखा है कि इसकी रातें रंगीन कर रही हो, जो तुम्हारे रंग ढंग ही निराले हैं? रुकैया ने तो इसे बालों से पकड़ लिया। नजमा बिलकती रह गई। छोड़े मुझे अमजद भाई, छोड़े, अच्छा नहीं होगा, वरना इसने धमकी दी और अमजद ने हाथ घुमाते हुए इसे थप्पड़ मार दिया था। अमजद की जानिब भागी और हमदान शाह को बुलाने का इरादा रखती थी। और कुछ ही देर के बाद वो बेहंगम दौड़ते हुए बाहर आया। इसकी आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हो चुकी थी। भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई इसकी बीवी की जानिब उंगली उठाए। आगे बढ़कर इसे अमजद से खींचकर अलग करते हुए इसने अपने सीने में छुपा लिया और वो भी सिसकते हुए इसके सीने में छुप गई। अमजद और रुकैया हैरान रह गए। लो जी, ये तुम्हारी बहन और ये इसका किरदार। तभी मैं कहूँ कि शहर में किसकी रातें रंगीन कर रही है, जबकि वो इतनी शिद्दत से धारा के सामने खड़े हुए अमजद और रुकैया दोनों की रंगत गारत हो गई थी। खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में किसी ने गलत बात करने की कोशिश भी की तो मैं जुबान गंदी गुद्दी से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। औरतों पर हाथ उठाना इसकी फितरत में शामिल नहीं था। अगर रुकैया औरत ना होती तो शायद वो इस वक्त तक इसका मुंह तोड़ चुका होता, लेकिन अमजद को इसने गिरबान से पकड़ लिया था।
तुम होते कौन हो मेरे ही घर में खड़े होकर मेरी बीवी के साथ ये सलूक करने वाले? जबकि अमजद और रुकैया की हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। वो खुश शक्ल और अमीर शख्स अपनी बीवी कह रहा था, तो ये कैसे मुमकिन था? वो अमजद को अच्छा खासा धो चुका था और इसकी धुलाई ऐसी धुलाई थी कि जिसे वो सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकता था। खबरदार, अगर आज के बाद इस दहलीज को फलांगने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें वहां ले जाकर मारूंगा जहां से तुम्हारा सुराग भी किसी को नहीं मिलेगा। और ये खाली धमकी नहीं थी, वो बावर करवा चुका था कि वो ऐसा कर सकता है। इस रोज न जाने वो कितनी देर वो अपने कमरे में बैठी रोती रही। बार बार एक ही ख्याल इसके जहन में आ रहा था कि अगर हमदान शाह ना होता, और इसके बाद वो कुछ नहीं सोच सकती थी। हमदान कमरे में दाखिल हुआ तो वो तो दौड़ते हुए इसके जाने बढ़ी और इसे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इसके सीने पर अपने दोनों बाजू बांधे हुए वो इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। वो इसके लिए बहुत अहम थी, बल्कि इससे ज्यादा अहम कोई हो ही नहीं सकता था। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रहूंगी। और हमदान नरमी से इसके चेहरे को थामते हुए इसके माथे पर अपने लब रख दिए। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूं जाना। ऐसे शौहर की जो नेमत की तरह है, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसने बेधड़क कह दिया। सामने खड़े हुए शख्स के एहसानात इतने ज्यादा थे कि वो कभी भी इस बात से पीछे नहीं हट सकती थी कि वो इससे इकरार न करे, बल्कि वो चाहती थी कि वो दिल खोल कर इकरार करे। नरमी से इसके हाथों को पकड़ते हुए वो बारी बारी इसके हाथों पर अपने लब रखने के बाद इसके माथे को अपने लबों से छू गई। सुर्ख चेहरे से नजर झुकाते हुए वो इसकी मशकूर नजर आ रही थी, जबकि मुकाबिल ने कमर से खींच कर अपने करीब कर लिया। अगर मुझे अंदाजा होता कि मेरे छोटे से अमल से मेरी बीवी को इतना प्यार आएगा तो मैं पहले ही सब कुछ कर लेता। जबकि वो इसे आंखें दिखाकर खामोश करवाने की कोशिशों में थी। भला इसकी बेबाक बातों को बर्दाश्त करना आसान था? इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इसकी बातों पर सुर्ख ना होती। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। कभी भी मुझे इन मशकूर निगाहों से ना देखो करो। बहरहाल बता, तो मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख सकती हो। अपने माँ बाप की वफात के बाद जहाँ हमदान शदीद डिप्रेशन का शिकार था, वहीं इसकी जिंदगी में वो किसी हवा के झोंके की तरह दाखिल हुई और इसकी जिंदगी को इतना हसीन बना दिया कि वो चाहने के बावजूद एक लम्हा भी इसकी जात से गाफिल नहीं रह सकता था। मेरी सारी मोहब्बतें और सारे इश्क सिर्फ अब तुम तक महदूद हैं, वो कह गई और मुकाबिल ने झुकते हुए इसे अपने बाजों में भर लिया। वो इसे अपनी मोहब्बतों से समेटना जानता था, इसके दिल के सारे खुले जख्मों को भरना जानता था। यही तो मोहब्बत होती है कि मुकाबिल आप पर मर मिटने के लिए तैयार हो। 2 साल के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे का हशर बिगड़ा हुआ था। एक जाने बिस्तर पर बैठा हुआ हमदान और दूसरी जाने इसका 1 साला बेटा सुल्तान शाह। ये सब क्या हो रहा है? शाह साईं, आप जानते हैं मेहमान पहुंचने वाले होंगे। वो अंदर आते इन दोनों को आंखें दिखाकर डराने लगी, जबकि हमदान ने मुस्कुराते हुए सुल्तान को उठाकर अपनी गोद में बिठा दिया था। यह सारे आपके बेटे के कारनामे हैं, मैं तो मासूम इंसान कुछ कर नहीं सकता। और वो अपने शौहर की मासूमियत पर अशश कर उठी थी। 1 साल का बेटा कमरे का हुलिया बिगाड़ चुका है और 30 साला बाप अपनी मासूमियत के रोने रो रहा है। अपनी कमर पर हाथ बांधे वो इससे बिल्कुल लड़ाका बीवियों की तरह लगी, जैसे मोहब्बत से देखते हुए वो गोया अपनी आंखों को सैराब कर रहा हो। वो इस काबिल मोहब्बत, काबिल इश्क और इसकी यही हल्की फुल्की नोकझोंक इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया थी। बाहर की सारी तैयारियां कंप्लीट हैं तो थोड़ा खुद पर भी ध्यान दे दें। मोहतरमा, आपका रफ हुलिया देखकर वो कहने लगा, जो कि पहले ही वार्डरोब से अपने लिए उम्दा लिबास निकालकर फ्रेश होने जा रही थी। प्लीज आप भी तैयार हो जाएं। जीनी आपा को लेने जाना है, इन्हें इंतजार न करना पड़े। इसकी शोखियों को देखते हुए वो इसके करीब से गुजरने लगी, जब हमदान ने इसका हाथ पकड़कर घुमाते हुए इसकी पुष्ट को अपने साथ लगा लिया था। नंद के आने की इतनी खुशी मना रही हैं, आपको थोड़ा शौहर पर भी ध्यान दे दें। जबकि इसे आंखें दिखाकर खुद को छुड़वाना चाहता। आप भी ना कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। बच्चा देख रहा है हमदान। वो बेबस हुई, लेकिन हमदान ने झुकते हुए इसके रुखसारों को छू लिया। बिल्कुल नहीं देख रहा, वो तो अपने खिलौनों के साथ मस्त बैठा है। और वैसे भी इसे मालूम है कि हल्की बुल्की छेड़खानियां बाबा करेंगे तभी तो छोटी बहन आएगी और वो सर पीट करेगी। या अल्लाह, ये शख्स और इसके मशगले बच्चा पैदा करने के अलावा जिससे इसे कुछ आता ही नहीं है। आप तो ऐसा करें कि दूसरी शादी कर लें शाह साहब, वो बेबसी से मुस्कुराते हुए कह गई, जबकि इसके अपने करीब करते हुए वो सीने से लगा चुका था। कर लेता अगर तुम्हारे जैसे कोई और मिलती। तुम जैसी खूबसूरत कोई और मिल नहीं रही। जबकि इसे देखते हुए वो जैसे नजरों से अपनी महबूब का सदका उतार रही थी। सिर्फ खूबसूरत? इसने जताया, नहीं नहीं खूबसूरत भी। और वो फौरन अपनी बात से पीछे हटा। अच्छा प्लीज छोड़ दें, मुझे नजमा भी अकेले सारे इंतजाम देख रही हैं, प्लीज। इसने इल्तिजा की। हमदान इसके कान के करीब झुका था। छोड़ दूंगा, लेकिन अब दोबारा जब करीब आओगे ना तब दूर नहीं जाओगी, प्रॉमिस। और इसने जोरों शोर से अपनी गर्दन हिलाकर प्रॉमिस कर लिया। सिर्फ एक बार इसे फरार चाहिए थी। दौड़ते हुए वो फ्रेश होने चली गई थी, जबकि इसके पीछे खिल खिल कर हंसते हुए वो अपने बेटे की जाने मतवज्जो हुआ था।
जिंदगी जितनी हसीन गुजर रही थी, इसने कभी भी नहीं सोचा था कि इसकी बेरंग जिंदगी एकदम रंगों से भर जाएगी। खुदा इस पर मेहरबान हुआ था क्योंकि वो किसी पर मेहरबान हुआ था, और इस हसीन लड़की ने साबित कर दिया कि वो इसकी जिंदगी का लकी चार्म है।